गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, जो मेरा पेपर स्टैटिस्टिक्स फॉर एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस चल रहा है, मैं आज उसकी थर्ड क्लास आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बच्चों, पिछली क्लास तक हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, स्पेशली प्रोबेबिलिटी थ्योरी या प्रोबेबिलिस्टिक डाटा को लेके। तो हमने देखा है या हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी जब भी हम कैलकुलेट करते हैं वो किसी इवेंट की करते हैं। इवेंट क्या होता है? इवेंट होता था सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो एक्चुअली इवेंट एक मेन कॉन्सेप्ट है इन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जब भी आप ये कहेंगे कि हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर रहे हैं, तो हम आपसे पूछेंगे कि भाई किसकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर रहे हो। आप बोलोगे हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी डिफाइन करने जा रहे हैं। तो वो जो इवेंट का कॉन्सेप्ट है, आज हम उसके टाइप्स पर बात करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है या जो मेरी क्लास रहने वाली है वो है टाइप ऑफ इवेंट्स। क्यों है टाइप ऑफ इवेंट्स? क्योंकि एग्जाम के अंदर हम लोग इवेंट्स की कुछ कैटेगरी एग्जामिनर डिफाइन करता है। उस कैटेगरी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर इवेंट इस कैटेगरी का है या इस फॉर्मेट का है तो वो किन किन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। उसी के अकॉर्डिंग उन इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी बिहेवियर डिफाइन किया जाता है मेरे बच्चों। वेरी सिंपल। वैसे तो इवेंट्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन सारे टाइप मैं आज डिस्कस नहीं कर सकता। आज मैं सिर्फ दो कैटेगरी डिफाइन करूंगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। बाकी कुछ कैटेगरीज और हैं इवेंट्स की, जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट्स, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो वो जो म्यूचुअली इंडिपेंडेंटनेस है वो थोड़ा अगली क्लासेस में मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पहले आपके साथ डिस्कस करनी पड़ेगी। तो आज के जो मेरे टाइप ऑफ इवेंट्स हैं वो दो फॉर्मेट में चलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो मेरे बच्चों, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, सबसे पहले हम आज क्या डिस्कस करेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मेरे बच्चों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को हम म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स भी कहते हैं और इनकम्पेटेबल इवेंट्स भी इन इवेंट्स को कहा जाता है। तो मान लीजिए मेरे पास कुछ इवेंट्स हैं। सबसे पहले तो जब भी आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिवनेस की बात करेंगे या म्यूचुअली डिसजॉइंटनेस की बात करेंगे, तो कम से कम आपके पास दो इवेंट होने चाहिए, क्योंकि अगर एक ही इवेंट है तो उसकी कभी भी डिसजॉइंटनेस फ्रॉम इटसेल्फ या म्यूचुअली एक्सक्लूसिवनेस फ्रॉम इटसेल्फ डिस्कस नहीं की जा सकती। तो यह अंडरस्टूड है कि जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसमें कम से कम मुझे दो इवेंट्स चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितने चाहिए मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब मेरे पास काउंटेबली फाइनाइट इवेंट्स भी हो सकते हैं और मेरे पास काउंटेबली इनफाइनाइट इवेंट्स भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। तो वो कह रहा है कि मान लीजिए लेट मेरे पास कुछ इवेंट्स हैं, लेट A1 A2 अप टू डॉट डॉट AN आर सम इवेंट्स। ठीक है बेटा। तो अगर ये A1 A2 EN सपोज मेरे पास काउंटेबली फाइनाइट इवेंट्स हैं, N इवेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है A1 A2 AN ये सारे के सारे सबसेट होंगे सैंपल स्पेस का, क्योंकि ये डेफिनेशन है इवेंट का। अब हम ये कह रहे हैं कि दे आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। क्या कंडीशन है? AI इंटरसेक्शन विद AJ इज इक्वल टू 5 फॉर ऑल I इज नॉट इक्वल टू J। मीन्स वॉट? वो कहता है कि अगर मेरे पास बहुत सारे इवेंट है, दे आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स। कब? उनमें से मैं कोई भी, फॉर ऑल, फॉर एवरी, फॉर एनी पेयर, फॉर ऑल I इज नॉट इक्वल टू J। मीन्स मैं कोई भी दो डिफरेंट इवेंट्स अगर वहां से लूं, वो दोनों डिफरेंट इवेंट्स आपस में डिसजॉइंट होने चाहिए।
अगर एक भी पेयर ऑफ इवेंट ऐसा बना जो डिसजॉइंट नहीं है तो मेरे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए जितने भी पॉसिबल डिफरेंट पेयर्स बन सकते हैं वो सारे के सारे आपस में डिसजॉइंट होने चाहिए। दैट्स व्हाई वी राइट AI इंटरसेक्शन विद AJ इज इक्वल टू 5 फॉर ऑल I इज नॉट इक्वल टू J। मतलब आप AI सेम नहीं ले सकते, आपको एक इवेंट लेना पड़ेगा, फिर आपको एक दूसरा डिफरेंट इवेंट लेना पड़ेगा। वन इज AI सपोज, अनदर इज AJ। तो अनदर इवेंट्स है, जितने भी पॉसिबल पेयर आप ले सकते हैं उन सब के कोरस्पॉन्डिंग वो डिसजॉइंट होने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो द इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल, बिल्कुल सिंपल, मान लीजिए आपने एक फेयर डाइस को थ्रो किया सपोज, तो फेयर डाइस को थ्रो करोगे तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 सपोज फॉर एग्जांपल। और आपने एक इवेंट बनाया या दो इवेंट बनाए, सपोज एक इवेंट बनाया A विच इज इक्वल टू 2 4 6। सो बेसिकली आप क्या कहना चाहते हैं कि आपने एक फेयर डाइस को थ्रो किया, इवन नंबर आना इज योर इवेंट। दूसरा एक इवेंट आपने बनाया B विच इज इक्वल टू 1 3 5 विच इज व्हाट? ओड नंबर आना। सो ओड नंबर का आना एंड इवन नंबर का आना, दो इवेंट्स आपने बनाए। दीज टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन दिस केस, बेसिकली इन दिस केस। और बहुत सारी सिचुएशंस आप क्रिएट कर सकते हैं इसी एग्जाम्पल को लेके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास एक सैंपल स्पेस है लाइक दिस। मैंने एक इवेंट बनाया A1 विच इज इक्वल टू 1,2, ठीक है। एक इवेंट बनाया A2 विच इज इक्वल टू 3 सपोज फॉर एग्जाम्पल। एक इवेंट बनाया A3 विच इज इक्वल टू 4 5। एक इवेंट बनाया A4 विच इज इक्वल टू 6 सपोज। माई क्वेश्चन इज, कैन वी से दैट A1 A2 A3 A4 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली डिसजॉइंट? आंसर है यस सर। क्यों? क्योंकि आप A1 A2 ले लीजिए, A1 A3 ले लीजिए, A1 A4 ले लीजिए, A2 A3 ले लीजिए, आप जो मर्जी पॉसिबल पेयर बनाइए। यहां पर AI इंटरसेक्शन विद AJ 5 ही बनने वाला है। दैट्स वाई कोरस्पॉन्डिंग टू दिस एग्जाम्पल A1 A2 A3 A4 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। अब मान लीजिए मैं यहीं पे एक छोटा सा चेंज कर दूं और मैं इस A1 इवेंट्स को सपोज ऐसे ले लूं, बिल्कुल मैं बना सकता हूं। तो A1 A2 A3 A4 ये जो इवेंट्स हैं, क्या अब ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, ये दोनों डिसजॉइंट है, बिल्कुल बात ठीक है। ये दोनों भी डिसजॉइंट है, बिल्कुल बात ठीक है। ये दोनों भी डिसजॉइंट है, बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन अगर आप गौर से देखें, ये इवेंट और A3 आपस में डिसजॉइंट नहीं है। तो अगर एक भी पेयर डिसजॉइंट नहीं है तो आपके इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते, नहीं रह सकते। उनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। बी केयरफुल। तो सम टाइम corresponding to some sample space, some events are mutually exclusive और sometimes are not। तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर अगर ये लिख रहा है कि हमारे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली डिसजॉइंट है या इनकम्पेटेबल है, तो एक्चुअली में इसका मतलब क्या है? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि आप कोई भी दो इवेंट अगर वहां से लेते हैं, 3 इवेंट लेते हैं, 4 इवेंट लेते हैं, उनका अगर आप इंटरसेक्शन करते हैं तो वो कंफर्म 5 होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, अगर दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा तो आप कितनों का भी फिर इंटरसेक्शन करो, सबका 5 ही रहना है। तो अगर एक बार दो इवेंट डिसजॉइंट हो जाते हैं तो बाकी जितने भी उनके साथ आप अगर अटैच करते हो तो वो भी डिसजॉइंट की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं।
अगर एक भी पेयर ऐसा आपने बना दिया जो डिसजॉइंट नहीं है, तो आपके इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं रहेंगे। बिल्कुल वेरी सिंपल, राइट। चलिए, जो दूसरी कैटेगरी है मेरे बच्चों, वो कैटेगरी देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल कैटेगरी है। क्या है? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इवेंट होता क्या है? सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। तो मान लीजिए, लेट A1 A2 अप टू डॉट डॉट AN आर सम इवेंट्स। अगर ये इवेंट्स हैं, सपोज फॉर एग्जांपल, तो कंफर्म AJ मस्ट बी द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस फॉर ऑल J। ये रूल है, ऑब्वियसली बात है। अगर इवेंट आपने कंसिडर किए हैं AJ, तो AJ कंफर्म सबसेट बनेगा सैंपल स्पेस S का फॉर ऑल दिस वन। अब वो ये कह रहा है कि दो बातें हो सकती हैं। नंबर वन, अगर मैं इन सारे इवेंट्स का यूनियन कर दूं, है ना, J गोज फ्रॉम 1 टू N AJ, अगर मैं इन सारे इवेंट्स का यूनियन कर दूं, तो या तो इनका यूनियन सबसेट बनेगा सैंपल स्पेस का, या तो सबसेट बनेगा सैंपल स्पेस का। हो सकता है इन सब का यूनियन इक्वल भी बन जाए। कोई जरूरी नहीं है जो इवेंट्स मैंने आपको दिए हैं उन सब का यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर बने। ऑब्वियसली सुपरसेट तो बनेगा नहीं, या तो प्रॉपर सबसेट बनेगा और या तो इक्वल बन सकता है। ठीक, दो कैटेगरी है। तो जिस केस में सारे इवेंट्स का यूनियन एग्जैक्टली सैंपल स्पेस के बराबर बनेगा, उस केस में जो इवेंट्स होंगे दे आर कॉल्ड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन दूंगा? A1 A2 AN आर सम इवेंट्स, मतलब AJ बिलोंग्स टू S फॉर ऑल J सच दैट यूनियन ऑफ ऑल दीज इवेंट्स मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू S। मतलब जितने इवेंट्स मैंने आपको दिए, उन सारे इवेंट्स का यूनियन अगर S के बराबर है, देन A1 A2 AN आर कॉल्ड द म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। बिल्कुल सिंपल। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए। मान लीजिए वही एग्जांपल ले लेता हूं जो अभी मैंने डाइस वाला एग्जांपल लिया हुआ है। सपोज आपने एक फेयर डाइस को थ्रो किया, तो सैंपल स्पेस किसके बराबर बनेगा? 1 2 3 4 5 6। आप कोई भी अगर इवेंट बनाते हैं तो ऑब्वियसली बात है S का सबसेट ही बनेगा। S इज इटसेल्फ द सबसेट ऑफ S, वो भी एक इवेंट हो सकता है। उससे छोटे यानी कि प्रॉपर सबसेट भी बनाए जा सकते हैं। तो मान लीजिए फॉर ए सेकेंड मैंने एक इवेंट लिया A1 विच इज इक्वल टू 1, ओके। मैंने एक इवेंट लिया A2 विच इज इक्वल टू 2, 3, ओके। मैंने एक इवेंट लिया A3 विच इज इक्वल टू 1, 4, और मैंने एक इवेंट लिया A4 विच इज इक्वल टू सपोज 5, सपोज फॉर एग्जांपल। तो मैंने कोरस्पॉन्डिंग टू ए फेयर डाइस थ्रो मैंने कुछ सैंपल स्पेस कलेक्ट किया, कुछ इवेंट्स मैंने बनाए A1 A2 A3 A4। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं उससे अभी मेरा कोई मतलब नहीं है, ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है या नहीं उससे मुझे मतलब है। तो अगर मैं चेक करूं और मैं आपसे पूछूं यूनियन बताइए I गोज फ्रॉम 1 to 4 AI का, तो तुरंत आप मुझे बोलेंगे सुधीर सर 1 2 3 4 एंड 5, राइट। आप यूनियन करके देख लीजिए। बट दिस यूनियन इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू S, so that's why A1 A2 A3 A4 are not mutually exhaustive events। समझ गए? अगर गलती से ये S के बराबर हो जाता, सपोज एग्जांपल, तो हम कह देते कि इवेंट्स आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं A4 ऐसे डिफाइन करता 5, 6, समझ गए? ऐसे मैं डिफाइन करता। अब जो अगर मैं यूनियन करता तो कंफर्म मेरे बच्चों ये बनता, और ये किसके बराबर बनता? इक्वल टू S। अब इसी एग्जाम्पल में अब जो सिचुएशन है मेरे सामने, A1 A2 A3 A4 ऑल आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव
इवेंट्स। तो उन इवेंट्स को म्यूचुअली एग्जॉस्टिव कहते हैं जिन सब का यूनियन एग्जैक्टली एस के बराबर बन जाए। एस से बड़ा नहीं बन सकता, एस से छोटा बन सकता है, एस का प्रॉपर सबसेट बन सकता है, लेकिन एग्जैक्टली एस के बराबर भी बन सकता है। तो दोनों केस मैंने आपको लेके दिखाए। जिस केस में इक्वालिटी आएगी उस केस में हम बोलेंगे कि जो एस है वो एक, या जो जो इवेंट्स है मेरे, वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, क्योंकि उन सब का यूनियन एग्जैक्टली एस के बराबर बन रहा है। वेरी सिंपल। ठीक, चलते हैं आगे। देखिए मेरे बच्चों, अब यहां पे 3-4 कॉमन सी बातें हैं। जैसे एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक सैंपल स्पेस दे देगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ इवेंट्स दे देगा और पूछेगा कि ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं, एग्जॉस्टिव है या नहीं, दोनों हैं या दोनों नहीं है। तो चारों केस हो सकते हैं। कुछ इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव दोनों हो सकते हैं, दोनों नहीं हो सकते। एक हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता, दूसरा हो सकता है, पहले वाला नहीं हो सकता। बिल्कुल, देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लीजिए आपने कोई सैंपल स्पेस ले लिया एस, बिल्कुल सेम सैंपल स्पेस ले लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। सिंपल है बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 मतलब कोरस्पॉन्डिंग टू ए फेयर डाइस हम लोग बात कर रहे हैं। सपोज आपने एक इवेंट बनाया A1 विच इज इक्वल टू 1,2, ओके। फिर एक इवेंट बनाया A2 विच इज इक्वल टू 2,3। एक इवेंट बनाया A3 विच इज इक्वल टू 4,3। एक इवेंट बनाया A4 विच इज इक्वल टू 5, सपोज फॉर एग्जाम्पल। और आपसे मैंने पूछा कि ये चारों जो इवेंट्स हैं A1 A2 A3 A4 फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है? क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? आंसर है नहीं, क्योंकि A1 और A2 डिसजॉइंट नहीं है। एक भी पेयर अगर डिसजॉइंट नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बनेंगे। दूसरा, एग्जॉस्टिव की अगर हम बात करें, क्या ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि इन सबका अगर मैं यूनियन कर दूं तो मुझे 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 नहीं मिलेगा। तो अगर सबका यूनियन करता हूं तो भी मुझे यूनियन एग्जैक्टली इक्वल टू सैंपल स्पेस के बराबर नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज नॉट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव मेरे बच्चों। बिल्कुल, दोनों में से ये कोई नहीं है। ठीक, अब अगर हम यहीं पे बात करें और मैं एक अपना एग्जाम्पल चेंज कर दूं और मैं ये एक एग्जाम्पल ले लूं, ठीक है, तो क्या ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? नहीं, क्योंकि यहां पे गौर करिए, डिसजॉइंट नहीं है, ये भी आपस में डिसजॉइंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ डिसजॉइंट हो भी सकते हैं, लेकिन सारे पेयर को डिसजॉइंट होना चाहिए था। अब यहां पे कुछ है और कुछ नहीं है, और मैं बोल चुका हूं अगर एक भी पेयर ऐसा नहीं है तो आप डिसजॉइंट नहीं कह सकते। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है, बट क्या ये इवेंट्स म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हैं? आंसर है यस। क्यों? क्योंकि सबका यूनियन करो, 1 2 3 4 5 6, सबका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर। सो दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सॉरी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। बिल्कुल पॉसिबल है। यहीं पे अगर मैं और थोड़ा सा चेंज कर दूं मेरे बच्चों और मैं ऐसे लिख दूं, सपोज फॉर एग्जाम्पल है, सो दे इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि कुछ इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हो सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो मेरे बच्चों, बिल्कुल ऐसा पॉसिबिलिटी है। सम इवेंट्स सम टाइम मे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, may be mutually exclusive as well as mutually exhaustive, sometime mutually exclusive, not exhaustive, exhaustive, not mutually exclusive। तो ये एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि क्या दिया है तो उसका क्या सेंस है। और ये भी पूछा जाता है कि कुछ इवेंट्स आपको हमने दे दिए, बताइए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है, दोनों हैं या दोनों नहीं है। तो अगर डेफिनेशन आपको क्लियर है तो क्वेश्चन 1 सेकंड में बन जाएगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन या एक थ्योरी डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड द पार्टीशन थ्योरी। समझाता हूं आपको। दैट इज कॉल्ड द पार्टीशन थ्योरी या
पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस एस। पार्टीशन का मतलब होता है टुकड़े करना, पीसीस करना, लेकिन कोई वो आर्बिट्री पीसीस नहीं होते, वो ऐसे पीसीस होते हैं किसी सैंपल स्पेस के इवेंट्स के रेस्पेक्ट में जो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। और वो दो कंडीशंस हैं कि आप जो इवेंट्स बनाएंगे सैंपल स्पेस से, जो सैंपल स्पेस के पार्ट्स आप करेंगे, दीज इवेंट्स आर कॉल्ड द पार्टीशन if they satisfy two condition. Number one, mutually exclusive and mutually exhaustive both. तो अगर कुछ इवेंट्स आपके पास ऐसे हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव दोनों हैं, देन दीज इवेंट्स आर कॉल्ड पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस एस। समझ गए? तो कई बार इन थ्योरीज का हमें यूज करना पड़ता है इन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी कि आपके पास किसी सैंपल स्पेस के कोरस्पॉन्डिंग पार्टीशन है या नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, अभी हम लोग ये बात इवन डिस्कस भी करेंगे कि पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस यूनिक नहीं होता, किसी भी सैंपल स्पेस के बहुत सारे पार्टीशन बनाए जा सकते हैं। अभी मैं आपके साथ इस बारे में डिस्कशन करूंगा। चलिए समझाता हूं एक एग्जांपल लेके। सिंपल है बिल्कुल मेरे बच्चों। मान लीजिए आपके पास एक सैंपल स्पेस है S विच इज नथिंग बट 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, एकदम सिंपल। 1 2 3 4 5 6 ले लिया। एक केस डिस्कस करते हैं A1 विच इज इक्वल टू 1, सपोज फॉर एग्जांपल A2 विच इज इक्वल टू 2,3, ओके। सपोज A3 विच इज इक्वल टू 4 एंड A4 विच इज इक्वल टू 5 एंड A5 which is equal to 6, doesn't matter। ठीक है, तो 5 इवेंट मैंने कंसिडर किए। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इवेंट मैंने बनाए A1 A2 A3 A4 A5, दे आर द पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस S। यस, क्योंकि दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। तो ये जो आपके सामने लिखे हैं A1 A2 A3 A4 A5, ये सारे के सारे पार्टीशन को परफॉर्म करते हैं। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे द सेट A1 A2 A3 A4 A5 is the partition of the sample space S। That's it, right? अब यहां पे जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि किसी भी सैंपल स्पेस का जो पार्टीशन होता है वो यूनिक नहीं होता, बहुत सारे पार्टीशंस हो सकते हैं। और किसी भी पार्टीशन में जो नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं वो भी यूनिकली डिफाइंड नहीं होते, यूनिकली डिटरमाइंड नहीं होते, कम ज्यादा भी हो सकते हैं। टेक एग्जांपल, अभी मैंने एक पार्टीशन आपको बना के दिखाया है A1 A2 A5। अब एक दूसरा पार्टीशन बना के दिखाता हूं। सपोज फॉर एग्जांपल B1 मैंने ले लिया 1,2, B2 मैंने ले लिया 3 एंड B3 मैंने ले लिया 4 5 एंड 6। वेरी सिंपल। तो सेकंड को अगर आप देखें और मैं आपसे पूछूं कि कैन वी से दैट B1 B2 B3 is the partition of sample space S। आप तुरंत बोलोगे यस सर। अब पॉइंट टू बी नोटेड, B1 B2 B3 मिलके पार्टीशन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि B1 B2 B3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। बट पॉइंट टू बी नोटेड, पहले वाले में 5 इवेंट थे, इस वाले में 3 इवेंट है। तो कितने इवेंट्स पार्टीशन में होंगे ये मैटर नहीं करता, ये डिफाइंड नहीं हो सकता। पर पार्टीशन बनाने के लिए उन इवेंट्स को दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव दोनों होने चाहिए। बिल्कुल सिंपल है। तो एग्जाम में कई बार यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द पॉसिबल पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस। समझ गए? तो ऐसे दे देगा, मान लीजिए A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 और कुछ और ऑप्शंस कॉम्बिनेशंस बना के दे दिया। तो पूछेगा कि इन सारे कॉम्बिनेशंस में से कौन सा कॉम्बिनेशन पार्टीशन है किसी भी सैंपल स्पेस का।
सैंपल स्पेस आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा सैंपल स्पेस क्या है, तब तक आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिवनेस, म्यूचुअली एग्जॉस्टिवनेस या पार्टीशन के बारे में कुछ भी बात नहीं बता सकते। बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया बच्चों? तो आज का जो मेरा क्लास था वो इस बात पे फोकस था कि जिन इवेंट्स के ऊपर आप प्रोबेबिलिटी पे काम करेंगे, प्रोबेबिलिस्टिक डाटा पे काम करेंगे, उनमें सबसे मेन आपको इवेंट्स चाहिए। तो इवेंट की कुछ कैटेगरीज होती हैं, कुछ फॉर्मुलेशंस होते हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, कुछ रिलेशंस होते हैं। तो वो रिलेशन हमें पता होना चाहिए। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब पार्टीशन पे हमने काम खत्म किया। एक छोटा सा टॉपिक है मेरा जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जो एग्जामों में आता है, दैट इज बूल्स इनइक्वालिटी। शायद कभी हो सकता है आपने नाम सुना हो बूल्स इनइक्वालिटी। तो बूल्स इनइक्वालिटी एक मैथमेटिकल प्रोबेबिलिस्टिक इनइक्वालिटी है। मैथमेटिकल प्रोबेबिलिस्टिक मतलब इनइक्वालिटी है मैथमेटिकल, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज करते हैं, जो बूल्स सर ने हमें दिया था। दैट्स व्हाई द नेम इज बूल्स इनइक्वालिटी। अब एक्चुअली में दो इनइक्वालिटी हैं बूल्स सर ने जो दी थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बूल्स इनइक्वालिटी की। क्या कह रहा है? लेट A1 A2 AN अप टू डॉट डॉट बी आर्बिट्री इवेंट्स, then the probability that union I goes from 1 to infinity ai must be less than equal to summation I goes from 1 to infinity probability of ai. This is Boole's first inequality. इनइक्वालिटी हम नाम क्यों रख रहे हैं इसका? क्योंकि इनइक्वालिटी रिलेशंस का हम यूज कर रहे हैं। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि आप उन बातों को थोड़ा सा समझे कि सर ने ये हमारे साथ क्यों डिस्कस किया है, क्योंकि एग्जाम में ये चीजें बहुत मैटरेबल थिंग है। अगर आपने बूल्स इनइक्वालिटी, पहले मैं समझाता हूं आपको, फिर मैं अगर मगर की बातें करूंगा। सबसे पहले तो लिखा है A1 A2 AN अप टू डॉट डॉट। इसका मतलब जो बूल्स इनइक्वालिटी है वो इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट इवेंट्स पर वर्क करती है। एक चीज आपको बता दूं बच्चों, कोई चीज अगर काउंटेबली इनफाइनाइट चीजों के लिए वर्क कर रही है तो कंफर्म वो काउंटेबली फाइनाइट सिनेरियो में भी वर्क करेगी। ऐसा मैं इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है और किताबों में भी आपने हो सकता है पढ़ लिया हो। बहुत सारे राइटर बूल्स इनइक्वालिटी को ऐसे लिखते हैं, वो यहां से एन कर देते हैं इसको, आप आराम से समझिएगा, वो सिर्फ इतना लिखते हैं और यहां पे वो एन कर देते हैं। समझ गए? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एन करना कोई गलत बात है, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो बूल्स इनइक्वालिटी वैलिड है वो काउंटेबली इनफाइनाइट के लिए वैलिड है, तो ऑब्वियसली वो काउंटेबली फाइनाइट के लिए तो वैलिड होगी ही। बट अगर एग्जाम में ये ऑप्शन आ जाए कि यहां तक वैलिड है या इन्फिनिटी तक वैलिड है, बात समझिए, फाइनाइट तक वैलिड है या इनफाइनाइट तक वैलिड है, तो स्ट्रॉन्गर आंसर इज इनफाइनाइट तक वैलिड होना चाहिए। समझ गए ना बेटा मेरे बच्चों, है ना? क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनाइट इवेंट्स तक वैलिड नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि ये इनफाइनाइट के लिए वैलिड है, तो फाइनाइट के लिए कंफर्म वैलिड होगा। तो डोंट बी कंफ्यूज। अगर किसी राइटर ने एन तक लिख दिया है तो उसने कोई गलती नहीं करी, लेकिन वो एक्चुअली में एक पर्टिकुलर केस लेके चल रहा है, जबकि बूल्स इनइक्वालिटी एक जर्नल फिनोमिना के लिए वैलिड है। तो हमेशा हम जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे मेरे बच्चों? इनफाइनाइट सिनेरियो में लिखेंगे। बट अगर फाइनाइट सिनेरियो में भी किसी ने लिख दिया है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसा वैलिड है। पॉइंट टू बी नोटेड। दूसरा, मैंने लिखा है कि बूल्स इनइक्वालिटी इज वैलिड फॉर आर्बिट्री इवेंट। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आर्बिट्री इवेंट का क्या सेंस होता है यहां पर। मेरे बच्चों, आर्बिट्री थिंग्स का मतलब होता है कि जो हम बात कर रहे हैं वो सब के लिए वैलिड है। आर्बिट्री मींस
वैलिड फॉर एवरी टाइप ऑफ इवेंट्स। कोई जरूरी नहीं है इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हो, कोई मैंडेटरीनेस नहीं है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं ये भी नहीं कह रहा कि इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते या नहीं होने चाहिए, या म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं हो सकते या नहीं होने चाहिए, हो भी सकते और नहीं भी। जो मैं कह रहा हूं वो सबके लिए वैलिड है। तो ऑब्वियसली बात है, इतना आप भी समझते होंगे बच्चों, अगर कोई चीज सबके लिए वैलिड है तो वो किसी पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए भी वैलिड है। इसका मतलब जो मैं बात कहने जा रहा हूं, दिस इज वैलिड फॉर आर्बिट्री इवेंट्स, दिस इज आल्सो वैलिड फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दिस इज आल्सो वैलिड फॉर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, दिस इज आल्सो वैलिड फॉर पार्टीशन आल्सो, डजंट मैटर। पार्टीशन अगर होगा तो इक्वालिटी आ जाएगी, मुझे क्या फर्क पड़ना है भाई, लेस देन इक्वल टू का यही मतलब है ना, आइदर लेस और इक्वल। तो सम टाइम इक्वल, सम टाइम लेस देन, बट कभी भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बिगर नहीं होगी। दिस इज द बुल्स इनइक्वालिटी 1। तो बुल्स इनइक्वालिटी इज वैलिड फॉर आर्बिट्री इवेंट्स as well as for particular events. Bool's inequality is valid for infinite events as well as for finite number of events. What is the Bool's inequality? Bool's inequality is defined as like this. इसका प्रूफ आप किसी भी नॉर्मल किताब में देख सकते हैं, थोड़े लेंदी प्रूफ होते हैं, बट क्योंकि मेरा पेपर ऑब्जेक्टिव है तो मैं लेंदी प्रूफ पे नहीं जाऊंगा, बट आपने हो सकता है शायद ग्रेजुएशन की किसी क्लास में कहीं पे इसका प्रूफ देखा हो। लेकिन ऑब्जेक्टिव में प्रूफ से मतलब नहीं होता है। जो मैं बातें आपको समझाता हूं कि एन फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों हो सकता है, आर्बिट्री पे लिखा गया है, बट ये किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में भी हो सकता है। एग्जाम हॉल में ये चीजें ज्यादा मैटर करती हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में इसी टाइप से वो क्वेश्चन बनाता है मेरे बच्चों, बिल्कुल वेरी सिंपल। अब बुल्स का हम सेकेंड इनइक्वालिटी देखते हैं। क्या कहती है सेकेंड इनइक्वालिटी? लेट A1 A2 dot dot AN be arbitrary events, then the probability of intersection I goes from 1 to n AI must be greater than equal to summation I goes from 1 to n P of AI minus n minus 1. This is nothing but Bool's inequality 2. कुछ लोग इसको बोन फेरो इनइक्वालिटी भी कहते हैं, डजंट मैटर, ये नाम हो सकता है, तो नाम पे तुम्हें उतना कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अभी जब हम लोग असाइनमेंट आपको देंगे या असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, तब हम इन थ्योरम्स का यूज आपको वहां करना दिखाएंगे। लेकिन क्या होता है मेरे बच्चों, कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आता है, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थ्योरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है। तो थ्योरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू तब तक आप नहीं सही कर पाएंगे जब तक एक टीचर आपको समझा ना दे कि थ्योरिटिकली ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, आपको ऐसे सोचना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शन आए, चारों सही हैं, लेकिन चूज तो एक ही करना है ना, तो चूज वो करना होता है जो जर्नल फिनोमिना होता है। तो यहां पे थोड़ा सा हम फंस जाते हैं बच्चे। इसलिए टीचर जो बोलता है आप उसको अच्छे से पहले समझिए, वो टीचर आपको क्या कहना चाहता है। वेरी सिंपल। तो बूल्स सेकेंड इनइक्वालिटी में क्या क्या पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं, देखिए। सबसे पहले तो बूल्स मैंने A1 A2 AN पे खत्म कर दिया, इसमें डॉट डॉट मैंने नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि बूल्स सेकेंड इनइक्वालिटी सिर्फ काउंटेबली फाइनाइट इवेंट्स तक ही वर्क करती है। अब आप यहां पे इन्फिनिटी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि कोई चीज अगर फाइनाइट फिनोमिना पे वर्क करती है, आप उसको इनफाइनाइट तक नहीं लेके जा सकते। हाँ, इनफाइनाइट तक लेके जा सकते थे तो फाइनाइट पे कर सकते थे, बट रिवर्स नहीं जा सकते। तो बूल सेकेंड इनइक्वालिटी जो भी है वो सिर्फ काउंटेबली फाइनाइट इवेंट्स तक के लिए ही वैलिड है। दूसरा, दिस इज आल्सो वैलिड फॉर आर्बिट्री इवेंट्स। तो अगर ये आर्बिट्री इवेंट्स पर, सब इवेंट्स पर वैलिड है, तो मेरे बच्चों फिर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, पार्टीशन, फिर ये सब पे वैलिड है। अब इनइक्वालिटी है क्या, वो सुन लीजिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AI इज ग्रेटर देन इक्वल टू
समीशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी माइनस n माइनस 1। n क्या है? नंबर ऑफ इवेंट्स आपने कितने कंसीडर किए हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, मैं जब असाइनमेंट आपके साथ डिस्कस करूंगा तब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस असाइनमेंट में डिस्कस करूंगा। यहां पे मैं सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस करता हूं ताकि बच्चे के दिमाग में जाए कि एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। तो बूल्स ने बोनफेरो के साथ मिलके ये दो इनइक्वालिटी हमें दी थी। वन इज फॉर द फाइनाइट इवेंट्स, another is for finite as well as infinite events, and both inequalities are valid for arbitrary events so as well as some particular events, right मेरे बच्चों। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसा टेक्निकल या टिपिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन एग्जाम में आता है। और छोटी छोटी बातें अगर आपको पता होंगी तो मेरे बच्चों इजीली एग्जाम निकल जाएगा। देखिए, एग्जाम निकालने के लिए आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना होता है कि टीचर जो बता रहा है, समझा रहा है, एक तो उसको नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मुंह उठाया, किताब उठाई, टीचर ने पढ़ा दिया, नहीं, उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं, और बच्चे को विद इन सेकेंड सवाल देखते ही आंसर पता होना चाहिए। इतना नॉलेज उस बच्चे के अंदर होनी चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चंस बना पाओगे। चलिए खैर, होप सो मेरे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे, जहां से कंफर्म किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आईआईटी हो, सीयूईटी हो, आईएसआई हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स आती है तो कंफर्म टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंफर्म वहां से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्लास में वो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय।